हेलो गाइस, द स्कॉलर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है। रिसर्च जो है वो इसमें दो वर्ड हैं, री प्लस सर्च। यानी कि री का मतलब होता है अगेन, सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट करना। ठीक है। इट इज़ अ साइक्लिक एंड कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि रिसर्च इज़ अ साइक्लिक एंड कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक इंक्वायरी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, वेरीफाई कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसका जो कोर एम होता है, टू एक्सपैंड द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन नॉलेज यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मेथड्स। यानी कि इसका मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड मेथड का प्रयोग करके जो हमारा ह्यूमन नॉलेज है उसको और अधिक बढ़ाना। ठीक है। ये रिसर्च के द्वारा होता है। जैसे इसमें बात करें कि पुनः खोज, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिभाषा में नए तथ्यों की खोज करने, पुराने सिद्धांतों की सत्यता की जांच करने और समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक प्रयास ही रिसर्च है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना। यानी कि हमें जो नॉलेज है, ठीक है, उस नॉलेज की सीमाओं का विस्तार करना ही रिसर्च है। इसके साथ ही द जनरल प्रोसेस, इसकी जो जनरल प्रोसेस क्या होती है, किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इसमें मेनली जो प्रोसेस होती है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या की पहचान करना। अगर कोई प्रॉब्लम हमें आती है तो हमें सबसे पहले पहचानना होगी कि वो किस टाइप की समस्या है, वह कौन सी समस्या है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले समस्या की पहचान करनी होगी, प्रॉब्लम क्या है। फिर फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना का निर्माण। फिर हम एक जनरल हाइपोथेसिस, यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए एक जनरल हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक परिकल्पना बनाएंगे कि उसको किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और ये टेंटेटिव होती है, ये हमेशा ही ये टेंटेटिव होती है, कभी फाइनल हाइपोथेसिस नहीं बनती है। इसके अलावा डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस होती है। फिर हम क्या करते हैं, जब हाइपोथेसिस हमारी बन जाती है तो डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उस डेटा की एनालिसिस करते हैं, जो हमें डेटा मिले हैं उस डेटा की एनालिसिस करते हैं और उससे रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं या कंक्लूजन निकालते हैं। फिर एक थ्योरी, यानी कि एक सिद्धांत को जन्म देते हैं और जिस प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया था उसका ये एक तरीके का जो होता है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है। ओके। अब इसमें रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट्स विद द गैप इन नॉलेज, जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था कि रिसर्च जो होती है वो प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है। ठीक है। और प्रॉब्लम से ही ख़त्म होती है, ये हमेशा याद रखना। इट फॉलोज लॉजिकल सीक्वेंस टू इंश्योर रिजल्ट आर एक्यूरेट एंड रेप्लिकेबल। इसका मतलब होता है ये तार्किक चरणों का पालन करता है ताकि परिणाम सटीक और प्रमाणिक हों। ये समस्या से ही शुरू होती है और समस्या पे ही ख़त्म होती है। क्रिटिकल, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करें तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, रिलायबिलिटी होती है और वैलिडिटी होती है। ठीक है। और एक है कंसिस्टेंसी भी होती है। कंसिस्टेंसी भी होती है इसमें। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठता जिसे कहते हैं। रिसर्च मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, प्रेजुडिसेस एंड इमोशनल फीलिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यानी कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि शोधकर्ता जो है वो व्यक्तिगत अपने जो पूर्वाग्रह हैं, जो उसकी प्राथमिकताएं हैं, जो भावनाएं, उससे पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। मतलब कि है, अगर कोई व्यक्ति रिसर्च करता है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है जो रिसर्च कर रहा है या रिसर्चर है, उसे अपने पूर्वाग्रह अगर किसी के प्रति है, जिस फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें, तो उसे अपने पूर्वाग्रहों से हमेशा मुक्त होना चाहिए। ठीक है। और हमें जो अपने आप को रिसर्च से पूरी तरह से दूर रखना चाहिए, हमें उसमें उसके साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रिलायबिलिटी का मतलब होता है, इसमें देखिए कंसिस्टेंसी आ गई, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमेशा पूछा जाता है कि रिलायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होती है कंसिस्टेंसी और एक होती है स्टेबिलिटी, दो चीज़ें होती हैं। इफ़ रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस, अगर ये इसका मतलब है कि अगर कोई रिसर्च सेम कंडीशन में रिपीट की जाती है, इट मस्ट ईट द सेम डाटा, तो ये हमेशा सेम डाटा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक रिसर्च सेम कंडीशंस में फिर से की जाती है तो वो उसका जो रिजल्ट आता है वो अलग अलग आता है, तो ये हमारी रिसर्च सही नहीं होगी। ठीक है। इसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए और रिलायबिलिटी होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, एक स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट होनी चाहिए। इसके अलावा वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। द टूल्स मस्ट मेजर्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर इंटेंड टू मेजर। वैलिडिटी का मतलब होता है कि सटीकता, यानी कि रिसर्च में
हमें उसी चीज़ को सिर्फ मापना चाहिए जिसको मापने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। ये नहीं कि रिसर्च का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कुछ और है, बल्कि हम उससे माप कुछ और रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए रिसर्च में। इसके अलावा क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, इसमें हम बात करेंगे तो ये एम्पिरिकल, ठीक है, एम्पिरिकल हो गया, सिस्टमैटिक हो गया और साइक्लिक हो गया। तो इसमें क्या होगा, एम्पिरिकल की बात करें तो एम्पिरिकल होता है अनुभवजन्य, यानी कि बेस्ड ऑन डायरेक्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड हार्ड एविडेंस रेदर देन स्पेकुलेशंस, यानी कि इसमें हम कोई जो हम अवलोकन करते हैं और ठोस सबूतों के आधार पर ही हम रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं, ना कि काल्पनिक दुनिया के आधार पर, ठीक है। हम कल्पनाओं में रिसर्च नहीं करते हैं, ना हम डेटा का फॉर्मुलेशन करते हैं, बल्कि हम अनुभवजन्य तरीके से, यानी कि खुद से हम अनुभव करते हैं और वो डेटा निकालते हैं और रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद सिस्टमैटिक रिसर्च हो गई। तो सिस्टमैटिक का मतलब होता है फॉलोड स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके को फॉलो किया जाता है, ना कि पहले ये फॉलो किया फिर इसके बाद यहाँ आ गए फिर इसके बाद यहाँ आ गए, ऐसा नहीं हो सकता है। रिसर्च तभी होगी जब हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। और साइक्लिक का मतलब होता है कि ये ऐसे होती है साइक्लिक, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती है, यानी क्वेश्चन से, यानी कि प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और प्रॉब्लम पे ही ख़त्म होती है। इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड लीड्स टू डिस्कवरीज दैट रिवील न्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी कि ये आप याद कर लीजिएगा कि ये जो होती है वो साइक्लिक होती है, प्रॉब्लम से ही शुरू होती है और प्रॉब्लम पे ही ख़त्म होती है। हिंदी में देखें तो अनुभवजन्य, यानी कि एम्पिरिकल को कहते हैं अनुभवजन्य, कल्पनाओं के बजाय वास्तविक दुनिया के प्रत्यक्ष अवलोकन ठोस अनुभवों और सबूतों पर आधारित होती है। सिस्टमैटिक, व्यवस्थित, एक निश्चित संरचित और क्रमिक नियम का पालन करता है। इसमें जो उसके स्टेप्स होते हैं उसको नहीं छोड़ा जा सकता। और साइक्लिक, ये एक समस्या शुरू होती है और ऐसे निष्कर्षों पर समाप्त होता है जो नए प्रश्नों या समस्याओं को जन्म देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन, एंड्स विद द क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिविज्म की अगर हम बात करें, प्रत्यक्षवाद, तो ये फिलॉसफी है एक तरीके की, कॉइन्ड बाय द ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे खोजा था। बिलीव दैट एब्सोल्यूट रियलिटी एग्जिस्ट एंड कैन बी डिस्कवर्ड। इसका मतलब ये है कि ये मानते हैं कि एक निश्चित वास्तविकता मौजूद है और उसे पूरी तरीके से खोजा जा सकता है। पॉजिटिविज्म ये कहता है एम्फेसाइजेज ओनली ऑन एम्पिरिकल फैक्ट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फैक्ट्स पे बिलीव करता है, जिसे हम अपने इंद्रियों से देख सकते हैं, हमारी जैसे आँख, कान, नाक, मुँह, इन सब से हम देख सुन बोल सकते हैं, उसे ही ये मानता है कि ये ट्रू नॉलेज है। क्लोजली अलाइन विद द नेचुरल साइंस, ठीक, प्राकृतिक विज्ञान की तरफ ये ज़्यादा फोकस करता है। और ये एक जो होता है वो नेचर में क्या होता है, वो नेचर में क्वांटिटेटिव मेथड्स पे डिपेंड करता है, मात्रात्मक तरीकों का समर्थन करता है। रिजेक्ट मेटाफिजिक्स, ठीक है, ये मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करता है। इसका मतलब होता है ये अंतर्ज्ञान या आध्यात्मिक अटकलों को खारिज करता है। ये सिर्फ ये पॉजिटिविज्म उसी ज्ञान पे फोकस करता है जिसे हम एम्पिरिकली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। और ये किस पे बेस्ड होता है, ये क्वांटिटेटिव डेटा पे बेस्ड होता है, क्वांटिटेटिव डेटा पे बेस्ड होता है। इसके आगे पॉजिटिविज्म यानी कि उत्तर प्रत्यक्षवाद, ए मॉडर्न शिफ्ट आर्ग्यूइंग दैट ह्यूमन ऑब्जर्वेशन इज फेलिबल एंड बायस्ड, रियलिटी कैन नॉट बी फुल्ली कैप्चर्ड बट ओनली क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड। इसमें क्या होता है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों का प्रयोग किया जाता है। recognizes that the researcher's background and values can influence observations। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म जो होता है वो कहता है कि जो रिसर्चर है उसके जो बायसेस होते हैं, ठीक है, वो जो उसके जो प्रीअजम्पशंस होते हैं वो अब कहीं ना कहीं रिसर्च को प्रभावित करते हैं। ये मानता है कि वो उससे किसी भी तरीके से बचा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो ऑब्वियस है, वो प्रभावित करेंगे ही। मतलब ये एक आधुनिक दृष्टिकोण, ये उत्तर जो प्रत्यक्षवादी विचारधारा है वो एक आधुनिक दृष्टिकोण जो जानता है कि मानवीय अवलोकन त्रुटिपूर्ण हो सकता है। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की अगर बात करते हैं कि ये गलत हो सकता है, ठीक है, वास्तविकता को पूर्ण रूप से नहीं बल्कि निकटता। इसका मानना है कि अगर कोई चीज़ ट्रू है, यानी कि कोई चीज़ सत्य है, ठीक, तो इसे हम कम्प्लीटली नहीं समझ सकते हैं कि ये कैसे सत्य है। इसे हम उसके निकट जाके, यानी कि इसके अप्रॉक्सीमेटली, जैसे ये 100% है तो हम 99.99% तक ही समझ सकते हैं कि ये सत्य है, ठीक है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीकों का प्रयोग किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसकी बात करें तो इसमें आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑब्जेक्टिव के आधार पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसे हम वर्णनात्मक रिसर्च कहते हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्लेन विद व्हाट इज़, क्या है की व्याख्या की जाती है। वर्ण, जैसे फैक्ट फाइंडिंग सर्वेज विदाउट कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, यानी किसी की एक्स पोस्ट फैक्टो कम्स अंडर दिस, ठीक है। ये तथ्यों की खोज करने वाले सर्वेक्षण और चरों पर शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि इसके जो वेरिएबल्स होते हैं उस पर जो रिसर्चर होता है उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव यानी कि कोई चीज़ है
फिर आती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसे हम व्याख्यात्मक रिसर्च भी कहते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और प्रभाव पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच जो कोरिलेशन होता है उसकी पहचान करता है और समझाता है कि कोई घटना क्यों घटित हुई थी। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी यानी कि ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई, क्यों कोई घटना हुई थी तो उसके पीछे व्हाई लगा के ये देख सकते हैं कि कौन सी रिसर्च है। ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की अगर हम बात करें, इसे अन्वेषी रिसर्च कहते हैं। ठीक है, इनिशियल या पायलट स्टडी जो होती है ये इसी के थ्रू की जाती है। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम नई कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, कंडक्टेड ऑन अ रॉ या न्यू टॉपिक टू रेस्ट फिजिबिलिटी एंड फॉर्मुलेट प्रिसाइज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये किसी नए विषय पर उसकी व्यवहारिकता जानने और समस्या को स्पष्ट करने के लिए किया गया प्रारंभिक अध्ययन है। यानी कि हम कोई न्यू डेटा यानी कि न्यू फाइंडिंग्स जो लेके आते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। इसके अलावा होती है को रिलेशनल रिसर्च यानी कि सहसंबंधात्मक यानी कि इंटरडिपेंडेंस होती है। आपस में जो वेरिएबल्स होते हैं वे एक दूसरे पर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं। ठीक है, फाइंड्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, यानी कि दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच जो को रिलेशन होता है। ठीक है, उसके कोरिलेशन के बीच जो उसके बीच कोरिलेशन होता है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसे हम कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं। अब आते हैं फंडामेंटल रिसर्च वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। जो मेन हमारी रिसर्च होती है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है उसे प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च भी कहते हैं और दूसरी होती है अप्लाइड रिसर्च, इसे हम व्यवहारिक रिसर्च कहते हैं। अब फंडामेंटल रिसर्च का जो गोल होता है वो होता है प्रोंडिंग या एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस ऑन डेवलपिंग न्यू थ्योरीज। इसमें क्या होता है फंडामेंटल रिसर्च में हम पहले न्यू थ्योरीज यानी कि न्यू थ्योरीज को डेवलप करते हैं। ठीक है, नई थ्योरी को डेवलप करते हैं। उसके मतलब हाईली एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरलाइज होता है। ये हाईली एब्स्ट्रैक्ट होता है और जनरलाइज होता है। मेनली इसमें जो आंसर देते हैं वो हाउ एंड व्हाई इस चीज़ पे दिया जाता है। अब देखो दूसरी जो अप्लाइड होती है, यही जो फंडामेंटल रिसर्च जिसमें हमने थ्योरी बनाई थी, ठीक है, वो थ्योरीज़ को जहाँ पे अप्लाई करते हैं उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। मतलब इसमें हमने थ्योरी बनाई सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, लेकिन उसको जहाँ पर हम यूज़ करते हैं उन थ्योरीज़ का उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हमने थ्योरी बनाई थी फंडामेंटल रिसर्च में, उस थ्योरी के तहत उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हम रियल लाइफ में निकालते हैं उसको अप्लाई करके उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ये होता है फाइंडिंग एन इमीडिएट सोल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसका जो नेचर होता है कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन एंड कॉमर्शलाइज्ड। ठीक है, यूजेस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू फिक्स रियल वर्ल्ड इश्यूज़, यानी कि जो रियल वर्ल्ड इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। सिंपल सी बात है, फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरीज़ को बनाते हैं और उन थ्योरीज़ को जहाँ अप्लाई करते हैं उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इसके बाद आती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, एक्शन रिसर्च हमेशा पूछी जाती है। इसमें इसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान। जब एक्शन रिसर्च होती है इसमें जो 4 चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी पे ये बेस्ड होती है और ये पूछा जाता है। इसमें क्या होती हैं, प्लान होता है कि सबसे पहले हम कोई योजना बनाते हैं, ठीक, फिर उस पर काम करते हैं, एक्ट, फिर ऑब्जर्व, उसका अवलोकन करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर अवलोकन करने के बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम रिफ्लेक्ट यानी कि उसके बारे में चिंतन करते हैं कि ये क्यों हुआ है कैसे हुआ है। ठीक, तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसका जो सीक्वेंस है वो भी कि पहले प्लान, एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसका ये सीक्वेंस है। अब आते हैं एक्शन रिसर्च पे। तो एक्शन रिसर्च की जो खोज है वो कुर्ट लेविन ने की थी। ठीक है, इट इज़ सब टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ये अप्लाइड रिसर्च का एक सब टाइप है। इसका एम क्या होता है, सॉल्विंग एन इमीडिएट ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इन स्कूल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, इस चुपचाप से ये याद कर लीजिए कि जो एक्शन रिसर्च होती है उसका काम होता है कि जो तुरंत प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना, यानी कि जो तुरंत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जाती है उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, इन सब में यूज़ की जाती है कि हम तुरंत वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए जो रिसर्च की जाती है वो एक्शन रिसर्च की जाती है। और इसकी में 4 कंपोनेंट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यही इधर लिखा है कि इसके प्रणेता जो है वो कुर्ट लेविन है। ये व्यवहारिक शोध का एक प्रकार का उपप्रकार है। किसी स्थानीय या कक्षा स्तर के तत्कालिक व्यवहारिक समस्या का हल करना होता है। इसमें ये एक निश्चित चक्र का पालन करता है जिसमें प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट यानी कि योजना, कार्य, अवलोकन और चिंतन शामिल हैं। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में, यानी कि मात्रात्मक बनाम गुणात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण। इसके फीचर्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूज़न होता है। तो ये है हमारा क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, और ये है क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। अब देखो प्रकृति नेचर की अगर हम बात करें तो जो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी होती है जैसे 1 2 3, क्वालिटेटिव जैसे गुड बेस्ट, ये क्वालिटेटिव हो गया। आप ऐसे देखते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव होती है उसकी ये ऑब्जेक्टिव होता है, स्ट्रक्चरल होता है और न्यूमेरिक होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। और ये जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, होलिस्टिक होता है और टेक्सुअल होता है। लॉजिक की बात करें तो ये डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग करता है, जिसे हम निगमनात्मक कहते हैं, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक या जनरल टू पार्टिकुलर। ये हमने बताया था अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में कि जो डिडक्टिव होता है वो जीपी होता है, यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। और इसी में ये क्या होता है, ये इंडक्टिव होता है। अब जो क्वालिटेटिव होता है वो इंडक्टिव होता है, यानी कि ये भी हमने वहाँ बताया था इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव जो होता है वो पीजी होता है, यानी कि पार्टिकुलर टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, इसे आगमनात्मक कहते हैं। और इसमें टूल्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन कौन रिसर्च या कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, इसमें सर्वे, क्वेश्चनर्स, क्रॉस इंडेक्स टेस्ट का यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो क्वालिटेटिव होता है इसमें इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, फोकस ग्रुप एंड केस स्टडी, ये पढ़ लीजिए, ये रट लीजिएगा कि इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप, केस स्टडी किस में आते हैं, गुणात्मक रिसर्च यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में, और ये होते हैं इंडक्टिव, ये याद रखिएगा। और इसी में इसमें ये सर्वे, क्वेश्चंस, क्लोज इंडेड, ये याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। और दूसरी चीज़ होते हैं ये डिडक्टिव, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर इसमें क्या होता है, जो सैंपल होता है वो लार्ज होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है और रैंडम होता है इसमें सैंपल, जबकि इसमें सैंपल जो होता है वो स्मॉल होता है, पर्पज़ी होता है और सेलेक्टिव होता है, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, इसके की एलिमेंट्स की बात करें तो ये कॉज एंड इफेक्ट मॉडल पे आधारित होती है एक्सपेरिमेंटल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसके जो 4 पॉइंट्स ये पूछे जाते हैं हमेशा। पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो कॉज एंड इफेक्ट मॉडल पर बेस्ड होती है। फिर इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशंस हो सकता है, ठीक है। फिर ये कंट्रोल भी होती है, फिर इसमें ऑब्जर्वेशन भी होता है। ये 4 चीज़ें आती है, कॉज एंड इफेक्ट, मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन, रिसर्चर इंटेंशनली अल्टर्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग। इसमें कंट्रोल भी होता है, ठीक है, कि अगर बाहर से कोई वेरिएबल आता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि उसे आने ना दिया जाए। इसमें ऑब्जर्वेशन जो होता है कि ऑब्जर्वेशन मेजर्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें जो इफेक्ट को देखा जाता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल पे ही देखा जाता है। जैसे इसका उपयोग कारण प्रभाव पर होता है, जिसमें हेर फेर मैनिपुलेशन होती है, हो सकती है, कंट्रोल होता है और ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि ये 4 चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो पर। तो एक्स पोस्ट फैक्टो की अगर हम बात करें, एक्स पोस्ट जिसे कार्योत्तर अनुसंधान भी कहते हैं, ठीक है। कंडक्टेड आफ्टर एन इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड नेचुरली, यानी कि ये शोध किसी प्राकृतिक या सामाजिक घटना के घटित हो जाने के बाद किया जाता है। अगर कोई ऐसी घटना है जो प्राकृतिक है या सामाजिक है, वो घटित हो चुकी है, उसके बाद उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, वो जानने के लिए जब कोई रिसर्च की जाती है तो उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो की रिसर्च कहते हैं। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। अब इसमें मैनिपुलेशन कैसे होगा, क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स हैं वो वहाँ पे पहले से फिक्स हो चुके हैं, क्योंकि वो घटना घट चुकी है, ठीक है। तो इसके जो वेरिएबल्स उसमें नो मैनिपुलेशन, ये याद रखिएगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, ये हमेशा आता है, ठीक है। और वेरिएबल्स आर स्टडीड इन रेट्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल कॉज, यानी कि ये पूर्वव्यापी अध्ययन होता है, ओके, ये याद कर लेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो में। और फिर आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन रिसर्च, अनुसंधान में चर के प्रकार, यानी कि वेरिएबल्स कितने प्रकार। तो वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, 3 तरीके के ज़्यादातर होते हैं। जैसे पहला होता है स्वतंत्र चर, ठीक है। ये द एंटीसीडेंट कंडीशन दैट इज़ मैनिपुलेटेड और सेलेक्टेड बाय द रिसर्चर, यानी कि द कॉज, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी कि वह कारक जिसमें शोधकर्ता द्वारा हेर फेर या चुनाव किया जाता है, यह कारण होता है, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट यानी कि जिस पे हम प्रभाव का अध्ययन करते हैं, द आउटकम वेरिएबल दैट चेंजेस ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इफेक्ट होता है, ठीक है। और
एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसको हम बाहरी चर कहते हैं, ये अनकंट्रोल्ड होते हैं, जो बैकग्राउंड में हमेशा आ जाते हैं, दैट कुड अल्टर रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो जो रिज़ल्ट हमारा है उसको बदल सकते हैं, जो हमें आना चाहिए उसकी जगह कुछ और रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, तो इससे ज़रूरी होता है कि ब्लॉक किया जाए। ओके, इसे हमेशा ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में वेरिएबल समझ के, जैसे अगर एग्जांपल देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ना क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड करेगा, अगर मुझे बुखार आ गया, मुझे फीवर आ गया, ठीक है, तो मैं अब पढ़ नहीं पाऊँगा। तो फीवर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि फीवर भी हो सकता है, कुछ हाथ पैर भी दर्द हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारी पढ़ाई पे पड़ेगा। तो पढ़ाई डिपेंडेंट होती है, बाकी ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो कोर जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च है, तो साइंटिफिक रिसर्च के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सीक्वेंस है वो हैं क्या, सबसे पहले क्या करते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यानी कि समस्या का निर्माण, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, साहित्य सर्वेक्षण कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, और क्या ऐसी कोई रिसर्च हो चुकी है, और अगर नहीं हुई है तो उनके बीच में गैप क्या है जिस पे मुझे रिसर्च करनी है, इसलिए लिटरेचर रिव्यू करते हैं। इसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो हाइपोथेसिस हम इसलिए बनाते हैं कि हमें रिसर्च किस वे में करना है, उसके लिए क्या क्या एक चीज़ें लगेंगी, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर लें, एक परिकल्पना बना लेते हैं। ठीक है, अब वो टेंटेटिव होती है, वो हमेशा बदलती जाती है। हमने एक रोड मैप तैयार कर लिया है कि हमें इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च सेटअप या रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि किस तरह की हमें रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करना है। ठीक है, डेटा कलेक्शन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हमको अप्लाई करने हैं इसमें, तो ये रिसर्च डिज़ाइन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं हम। डेटा कलेक्शन करने के बाद क्या करते हैं, उस डेटा की एनालिसिस करते हैं, जो हमने कलेक्ट किया है उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसकी टेबुलेशन करते हैं, उसको फॉर्मुलेशन करते हैं, ये सब करके हम उसकी एनालिसिस करते हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसमें सब डेटा को फिट करके उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर एटलीस्ट कंक्लूजन निकालते हैं, यानी कि कंक्लूजन यानी कि या रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके कितने स्टेप्स हैं, 8। और ये याद कर लीजिएगा, ये लाइन से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 5 ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये पहली क्लास थी रिसर्च एप्टीट्यूड की, इसके बाद एक और क्लास होगी, वो भी जल्दी लेके हम आएंगे। ओके, थैंक यू।